नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी मोदी के लिए एक ऐसी चुनौती बन चुके हैं जो लगातार बड़ी होती जा रही है। चुनाव से पहले तक राहुल गांधी की दो भारत जोड़ो यात्राओं और उसके साथ कभी किसानों के साथ तो कभी ट्रक वालों के साथ तो कभी दूसरे ऐसे तमाम सड़क पर चलने वाले या काम करने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी की मुलाकातें बीजेपी को परेशानी में डालती थीं। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका चुनाव से पहले वाला अंदाज अब भी कायम है। कल संसद खत्म हुई और आज राहुल गांधी फिर से आम लोगों के बीच पहुंच गए। दिल्ली के जीटीबी नगर में दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के बीच राहुल गांधी पहुंचे। आज सुबह सुबह और करीब 1 घंटा उनके साथ रहे, काम किया, बातें की और उसके बाद जो वीडियो पोस्ट किया है उसे देखकर मोदी शायद और हैरान हो जाएंगे कि जिसे वो बालक बुद्धि बोलकर अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, आखिर उसकी राजनीति का मुकाबला नरेंद्र मोदी करें तो क्या करें। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट करते हुए, जरा उसको पहले देख लेते हैं। ये राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए। सुबह सुबह जीटीबी नगर पहुंचते हैं राहुल गांधी और वहां ये चारों तरफ रेहड़ी पटरी वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर, ये राहुल गांधी का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी को अपने बीच पाकर अचंभित रह जाते हैं। राहुल गांधी इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ काम भी करते हैं, किसी और के साथ जाते हैं, काम करते हैं। ये सब भी है, तमाम विजुअल्स आपके बीच हम पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी जो वीडियो जारी करते हैं, ये वीडियो भी जारी जरूर करेंगे। जो कुछ किया उन्होंने, हमेशा आपने देखा है कि जब भी वो किसी से मिलते हैं या ऐसे मौके पे जाते हैं तो उनका पूरा जो कैमरे की जो टीम है वो रहती है, तो वो जरूर एक वीडियो शेयर करेंगे, साझा करेंगे। लेकिन ये वीडियो सुनिए जिसमें एक मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी कि आखिर कर क्या रहे हैं। सुनिए जरा। देखिए, हाथ से जो काम करता है ना, और मैंने पार्लियामेंट हाउस में अभय मुद्रा की बात की, जो हाथ से काम करता है उसका हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसका हम आदर करना चाहते हैं, उसको हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। ये मकसद है हमारा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में हाथ से काम करते हैं, सबसे मुश्किल काम करते हैं, कुछ मिलता नहीं है। तो ये सोचो। तो हाथ से काम करने वाले लोग, आप जानते हैं कि संसद में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा वाले भाषण पर बीजेपी को इतना परेशान किया था कि मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सबको खड़े होकर स्पीकर से गुहार लगानी पड़ी थी। आप याद कीजिए। अब राहुल गांधी उस अभय मुद्रा की बात संसद से लेकर बाहर निकालकर अब सड़क पर आ गए हैं और सड़क पर वही बात वो कर रहे हैं। अभय मुद्रा यानी हाथ, और यही हाथ और हाथ से काम करने वाले लोग, इसका जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी इस वीडियो में, और यही वो करके आए हैं, उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। यहां मोदी और उनके बाकी नेता क्या अब जनता के पास गुहार लगाने जाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो बदले में जनता से क्या जवाब मिलेगा, ये अनुमान भी लगा लीजिए आप कि क्या कुछ कर सकते हैं। खैर, संसद में तो मोदी की मनमानी चल सकती है, लेकिन सड़क पर जनता के मन की बात ही चलेगी, यह भी तय मानिए। और जनता के मन की बात सुनने के लिए राहुल ही लगातार उनके बीच पहुंच रहे हैं, जबकि उनकी सुरक्षा पर खतरे बताए जा रहे हैं। कल रात को अचानक खबर मिली कि राहुल गांधी के ऊपर इंटेलिजेंस की तरफ से जो खबर आई है वो ये बताया गया है कि उनके ऊपर खतरा बढ़ गया है तब से, जब से उन्होंने पहला भाषण दिया है सदन के अंदर, और उसके बाद राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इन सब के बीच अगर राहुल गांधी पहुंचते, आप देखिए, तस्वीर देखिए। राहुल गांधी आज सुबह सुबह जब दिहाड़ी मजदूरों से वो मिलते हैं, उनके बीच पहुंचते हैं, उसके बाद क्या कुछ कर रहे हैं देखिए। जाते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, सीढ़ियां बना रहे हैं, और ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, उतारती भी हैं लोगों को और चढ़ाती भी हैं। किनके लिए क्या बना रहे हैं राहुल गांधी, किसको चढ़ा रहे हैं, किसको उतार रहे हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुरक्षा का खतरा है राहुल गांधी पे, उसके बाद भी राहुल गांधी इन लोगों के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में यह खबर भी सुबह आई, केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी आज हाथरस के पीड़ितों से भी मिलने जाने वाले हैं। अभी तक यह खबर, अभी तक पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऐसी खबर थी कि हाथरस भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे दिन भर। नरेंद्र मोदी जी सुबह सुबह एक परेशानी से घिरे रहे। परेशानी थी सरकार बचाने की। सरकार कैसे बचाएं,
इसलिए ये परेशानी थी क्योंकि उनके घर पहुंचे थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने अपना ब्रीफकेस खोला और उसके अंदर उस पिटारे में बहुत कुछ था जो डिमांड देखकर नरेंद्र मोदी सिर पर हाथ रख लिए होंगे। लेकिन उसके बाद रिलैक्स मूड में नरेंद्र मोदी आते हैं और क्रिकेट टीम से मुलाकात करते हैं। जी हां, वही भारतीय क्रिकेट टीम जो अभी वर्ल्ड कप जीत कर आई है और 17 साल बाद भारतीय टीम के हाथ एक ये शील्ड नसीब हुआ है और भारतीय टीम को बधाई। हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय टीम क्रिकेट टीम पहुंची, T20 मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है और नरेंद्र मोदी ने उनकी अगुवाई की अपने घर पे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी हाथरस के पीड़ितों का हाल लेने के लिए नहीं निकाल पाए, फुर्सत नहीं निकाल पाए, नहीं जा पाए। हालांकि चाहते तो जा सकते थे, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं शायद कुछ और ही हैं। खैर, आज एक दिलचस्प मुलाकात दिल्ली में हुई है और बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का न्योता लेकर सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पहुंचे और करीब 1 घंटे की मुलाकात वहां सोनिया गांधी से हुई और राहुल गांधी से भी हुई। क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों एक ही साथ 10 जनपथ में रहते हैं जब से राहुल गांधी का बंगला छीना गया था उसके बाद से। दरअसल 10 साल में देश की राजनीति में जो कुछ नहीं देखने को मिल रहा था अब वो सब हो रहा है। मुकेश अंबानी और अडानी या अडानी अंबानी, ये कल ही आज आपने शायद देखा हो मेरा और प्रशांत टंडन जी का पॉडकास्ट, उसमें AA या AA इकोनॉमी की बात कही गई है। AA इकोनॉमी में एक नाम अंबानी का आता है, एक नाम अडानी का आता है और इसी एक ए जो है वो पहुंचते हैं सोनिया गांधी के पास, उनके घर पहुंचते हैं। मुकेश अंबानी की सोनिया गांधी से मुलाकात में क्या बातें हुई हैं ये तो पता नहीं, लेकिन उसके राजनीतिक मायने निकलते हैं और क्या निकलते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले समय में। नरेंद्र मोदी ने जब अडानी अंबानी का नाम लिया था, आप याद कीजिए चुनाव के समय, और उन्होंने ये भी कहा था कि टेम्पो में पैसा भर के ले जा रहे थे, तो कुछ सूत्रों ने बताया था, बहुत ही विश्वस्त सूत्रों की बात मैं कह रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी का पूरा इशारा जो था वो अंबानी के ऊपर था, अडानी के ऊपर नहीं था। लेकिन मजबूरी थी उनकी, क्योंकि जब AA इकोनॉमी की बात हिंदुस्तान में होती है, क्योंकि यही दोनों मिलकर देश चलाते हैं और इन्हीं दोनों की सरकार चल रही है, ऐसा अगर कहा जाता है तो एक का नाम ले नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम न लें, यह कैसे संभव है। लेकिन क्या आज के बाद से नरेंद्र मोदी की नींद थोड़ी सी कम हो जाएगी, उड़ जाएगी? क्योंकि घंटे भर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अंबानी साहब ने बात क्या की होगी। अंबानी साहब के यहां यह पहली शादी नहीं है, इससे पहले भी 2 शादियां हो गईं, यह तीसरी शादी है। लेकिन उन 2 शादियों में अंबानी साहब आखिर सोनिया गांधी के घर न्योता लेके क्यों नहीं आए थे और आज न्योता लेके ये आखिरी शादी में क्यों आए, ये मामला भी दिलचस्प है दोस्तों। खैर, दूसरी तरफ एक जिक्र मैं कर चुका हूं, आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी अपने राज्य के आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिले और इधर संसद में अग्निवीर के मसले पर फंसी हुई बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बताया है कि अग्निवीर योजना में किस तरह सेना के जवानों के साथ भेदभाव हो रहा है और कैसे राजनाथ सिंह ने आधे अधूरे तथ्य सामने रखे हैं। कल आपने देखा कि राहुल गांधी ने अग्निवीर के मसले पर एक वीडियो जारी किया था और कैप्टन रोहित चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस की तरफ से। ये हैं कैप्टन रोहित चौधरी, इनको आप सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा बता दूं, जो साथी कल इसी न्यूज पॉइंट में जुड़े हुए थे और आखिर तक थे, आप लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी ने एक अपना वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे अजय कुमार को, जो शहीद अजय कुमार, अग्निवीर अजय कुमार, वो शहीद होते हैं और उनके परिजनों को, उनके पिता को, बूढ़े पिता को कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है और न ही अग्निवीर का दर्जा मिलता है। ये बात राहुल गांधी ने कही थी सदन के अंदर। एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं। ये बात यहां क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि वो कहानी थोड़ा आगे बढ़ी है और आप लोगों तक वो पूरी कहानी लेकर आना जरूरी है। पहले सुनते हैं, सदन के अंदर राहुल गांधी अग्निवीर के मसले को जब उठा रहे थे तो खड़े होते हैं राजनाथ सिंह और खड़े होते हैं उनके बाद अमित शाह। इन तीनों के बीच क्या बातचीत होती है या ये तीनों सदन को क्या कुछ बताते हैं, जरा सुन लीजिए। मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था,
छोटा सा घर था। ठीक है सर, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर। तो ये बात यहां हम क्यों आप तक पहुंचा रहे हैं दोबारा, इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी ने कल एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में राहुल गांधी ने कल ही अग्निवीर जो अजय कुमार हैं,
जो शहीद हुए उनके पिता से बात करके, मतलब उनका वीडियो ला करके और अपने साथ इस वीडियो में उसे साझा करके और देश दुनिया के बीच वो पहुंचाते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि कुछ नहीं मिला है। इसके बाद से बवाल मचता है। क्लैरिफिकेशन देने के लिए सेना जो है वो आ जाती है, एडीजीपीआई इंडियन आर्मी के, और वो क्लैरिफिकेशन के साथ, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अग्निवीर अजय कुमार लिखते हैं ये, हु लॉस्ट हिज लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। लेकिन कहीं भी, ये स्क्रीन पर है, लेकिन कहीं भी इस स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया है कि ये शहीद हैं। शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खैर, लेकिन यहां यह बताया गया है कि इनको अभी तक 98 लाख रुपीज, उससे ज्यादा 98,39,000 रुपीज दिया जा चुका है और 1,65,00,000 रुपया मिलना है, यह बताया गया। ये कल रात से, इसके बाद फिर राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई। अब यहां से क्या कुछ होता है, कहानी आगे बढ़ती है और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैप्टन रोहित चौधरी और अनुमा आचार्य, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कर्नल रोहित चौधरी और अनुमा आचार्य दोनों, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राजनाथ सिंह पर ये गंभीर आरोप लगाते हैं। जरा उसको सुनिए। संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आधी अधूरी जानकारी देश के सामने, संसद के पटल के सामने रखी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के मुद्दों को, सेना के, देश की सुरक्षा के मुद्दों को, सैनिकों के मुद्दों को और अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, सेना के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इन मुद्दों को उठाएं। हमारा बुनियादी रोल है सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना। जिम्मेदारी बनती है सरकार की, मौजूदा सरकार की। जो लड़ाई लड़ी इलेक्शंस के दौरान, उसके अंदर जो मैंडेट आया 12 से लेके और 22% तक डिफरेंस, इनकी वोट्स कम हुई, तो उसके अंदर एक अहम मुद्दा अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम भी थी, क्योंकि देश ने इसको खारिज कर दिया था। आज मैंडेट उनके खिलाफ है, 80 से ज्यादा सीटें वो इस। तो संसद से सड़क तक दोस्तों, सियासत में एक नई किस्म की हलचल चल रही है। याद कीजिए कि आज से ठीक 1 महीना पहले, जी हां, आज 4 तारीख है और ठीक 1 महीना पहले चुनावी नतीजे आज शाम तक हम लोग आप तक पहुंचा रहे थे। और जिस तरह देश की सियासत ने पलटी खाई थी, उसके बाद मोदी सत्ता में आने में तो कामयाब रहे, लेकिन संसद और सड़क दोनों जगह राहुल गांधी उन्हें यानी कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए जिस तरह मौजूद हैं, क्या उसमें सत्ता को संभाल पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने सड़क पर कैसे छेड़ दी है लड़ाई और कैसे नरेंद्र मोदी के सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। देखिए हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अतुल सिन्हा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर रविकांत जी और प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा प्रेम कुमार जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कल से लेकर आज तक राहुल गांधी अब सड़क पे हैं, अभय मुद्रा दिखा रहे हैं, हाथ की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हाथ से काम करने वाले यानी रोजगार, और रोजगार वो भी जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी चिंता आखिर कौन करेगा। यहां से लेकर कल से लेकर आज तक राहुल गांधी, चाहे वो अग्निवीर का मसला हो या दिहाड़ी मजदूरों का मामला हो, नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। मोदी जी उधर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आए हुए लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और कल ही अभी 2 दिन पहले परसों हाथरस की घटना घटी है और अभी जो तस्वीरें वहां मुंबई से आ रही हैं, उस तस्वीर को देखकर आप भी शायद डर जाएंगे, सहम जाएंगे, क्योंकि वहां रैली नहीं बल्कि रैला है और बीच में भारतीय क्रिकेट टीम है और चारों तरफ मरीन ड्राइव पर भीड़ ही भीड़ है। वो तस्वीर थोड़ी देर में दिखाता हूं और ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश को संभालने वाले अगर खुद इसे प्रोवोक करेंगे
नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी ने हिंदू हो ही नहीं, आप वो हिंदू समाज से हो ही नहीं सकते, और ये बात बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आग भी जलाई और घी भी डाला, और उन्होंने कह दिया कि यह बहुत गंभीर मसला है, यह पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की बात हो रही है। यानी आग में घी डाल रहे हैं, आग भी जला रहे हैं, घी भी डाल रहे हैं। इसलिए यहां पर चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे आज जो कुछ चल रहा है, आप खुशियां मनाइए, लेकिन खुशियां मनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कितना एहतियात बरतनी चाहिए, वो मामला हो, या फिर अग्निवीर का मामला हो, या मामला जो है वो फिर दिहाड़ी मजदूरों का हो, राहुल गांधी नजर आते हैं। इसलिए चर्चा राहुल गांधी की, इसलिए चर्चा चुनौती की, इसलिए चर्चा सड़क की लड़ाई की। प्रेम कुमार जी। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बात झारखंड से ही शुरू करते हैं, जहां 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ ले चुके हैं। तीसरी बार शपथ लेने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद, इंडिया गठबंधन की सहमति के बाद एक बार फिर से एक तरह से रीस्टोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट हो गया है। जबकि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था ठीक चुनाव से पहले, और हाईकोर्ट तक ने भी एक ऐसी टिप्पणी की कि, बल्कि टिप्पणी नहीं बल्कि फैसले में भी लिखा कि हेमंत सोरेन को जो जेल में डाला गया उसका कोई आधार नहीं दिखता, और उनको जमानत दी है। तो आगे केस में जाहिर है कि जब ट्रायल चलेगा तो ये वक्तव्य उनके काम आएंगे। लेकिन राजनीतिक जो द्वेष है, राजनीतिक बदले की भावना है, वो तो जनता के सामने स्पष्ट हो ही चुकी है। और जितनी भी ट्राइबल सीटें थी झारखंड में, बीजेपी हारी। ट्राइबल्स में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर के। तो बीजेपी की विभाजनकारी नीति यहाँ दिखती है, जिसको हेमंत सोरेन ने परास्त किया है। और ये बहुत बड़ी करारी हार है नरेंद्र मोदी की राजनीति की, हेमंत सोरेन का फिर से शपथ लेना। जहां से अब हम राहुल गांधी के पर आते हैं, जहां से वो सड़क पर हैं, लगातार हैं, और इसका एहसास करा रहे हैं। जो नई तस्वीरें आपने दिखलाई हैं, उससे उन्होंने अपने आप को फिर से दिखाया है जनता के सामने कि हम सड़क से बाहर गए नहीं है। सदन में जाने का मतलब सड़क से गायब होना नहीं होता है। सदन में भी आवाज है और सड़क पर भी आवाज है। सदन में इस कदर से आवाज है कि सत्ता हिल चुकी है, डर रही है। अब सत्ता हिल चुकी, बड़ा कमेंट होता है राजीव जी, हम हल्के में नहीं बोलना चाहते। देखिए, राजस्थान में जब मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, वो भी बिना मौसम के बारिश होना जिसको बोलते हैं, बिना मौसम के इस्तीफा हो रहा है, तो ये पूरे देश में इम्पैक्ट पड़ रहा है जो राहुल गांधी राजनीति रख रहे हैं और जिसमें नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो रहे हैं, उसको हम देखते हैं। तो जैसे ताजा मामला अग्निवीर का है, अग्निवीर ने तो बिल्कुल एकदम पाक साफ कर दिया है जनता की आंखों के सामने कि राजनाथ सिंह सफेद झूठ बोल रहे थे सदन में। और आज भी टीवी चैनल जो उस सफेद झूठ पर मुहर लगा रहे थे, उनके संवाददाता को पीड़ित अग्निवीर के पीड़ित परिवार ने खदेड़ा। पहले तो बाइट दी, स्वागत किया, लेकिन जब उनकी बाइट को गलत तरीके से तोड़कर दिखाया गया, और ये गलत तरीका क्या है इसी को समझना जरूरी है जी। अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, ये राजनाथ सिंह कहते हैं। अग्निवीर को, शहीद अग्निवीर के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाता है, ये बात वो कह रहे हैं। और यही सफेद झूठ है। 1 करोड़ क्या, सेना का जो बयान है वो तो 1.67 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो 1 करोड़ थोड़े दिया जाता है, 1 करोड़ 67 लाख अगर उदाहरण रखे सेना का बयान तो। लेकिन मुआवजा क्या होता है? मुआवजा आप लाइफ इंश्योरेंस को मुआवजा नहीं कह सकते। मुआवजा तो 44 लाख का है, 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है, दोनों जोड़ते तो 98 लाख होता है। वो 98,36,000 बता रहे हैं, थोड़ी देरी से दे रहे हैं तो 36,000 सूद हो गया होगा, ब्याज हो गया होगा। तो आप 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है उसको मुआवजा बता रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? सफेद झूठ, सदन में वो भी जी। आप इसको इतने पर ही नहीं देखें,
आप ये देखिए, सेना ने जो बयान दिया है, इस बयान में राहुल गांधी के बयान का समर्थन हो रहा है। भले ही सरकार ने इसको अपने ढंग से अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश की हो गोदी मीडिया के सहारे, लेकिन मैं इस लोकप्रिय चैनल में इस बात को बता रहा हूं कि सेना के बयान से राहुल गांधी के बयान का समर्थन है। शहीद को जो मुआवजा दिया जा रहा है अग्निवीर के शहीद को, ये आम सैनिक जो शहीद होते हैं उनसे कम है और ये भेदभावपूर्ण है। ये जवान भी नहीं मानते, ये शहीद भी नहीं मानते। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं और सेना भी अपने बयान में इस बात को कह रही है कि जो एक्स ग्रेशिया एंड अदर बेनिफिट्स सब जोड़ के 67 लाख दिया जाना बाकी है, ये सेना भी कह रही है। तो एक्स ग्रेशिया क्या होता है? यही तो मुआवजा है, यानी मुआवजा नहीं दिया गया है, इस बात को सेना ने मान लिया है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मुआवजा नहीं दिया गया है अग्निवीर के शहीद को, तो उस बयान की पुष्टि हुई ना सेना के बयान से, सेना के स्टेटमेंट से। तो ये सेना का बयान सरकार के पोल खोलने वाला है, इस बात को मैं इंगित करना चाहता हूं। इसको उलट करके कोई न देखे, उलट करके न बताए कि राहुल गांधी गलत बोल, नहीं, राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। ये जो मामला मैंने थोड़ा सा एम्फसाइज किया इसलिए कि तथ्य थोड़े समझ में आने चाहिए। अब यहां से देखें तो अग्निवीर पर पूरा इंडिया गठबंधन का जो सोच है, उनके नेताओं की जो सोच है, राहुल गांधी की जो सोच है, उस सोच के साथ जनता जुड़ी है और सीधे सरकार को गलत देख रही है जी। इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे आपने बताना चाहा कि एक तरफ हाथरस है, हाथरस में क्या है, स्टैम्पेड है, भगदड़ है, मृत्यु है और वो बाबा है जिस पर दर्जनों आपराधिक केस हैं, आपराधिक केस जिसके ऊपर हो वो मजमा लगा रहा था। और उसके बाद ये सुशासन सरकार योगी आदित्यनाथ की बैंक के खिलाफ ये वाली सरकार, वो उसको मजमा लगाने दे रही थी। इसके बड़ा एक्सपोज और क्या होगा? स्वयं घटना ने, इस हादसे ने योगी सरकार को एक्सपोज कर दिया। योगी मॉडल को नरेंद्र मोदी चुनाव में देश भर में लागू करना चाहते थे। यही मॉडल लागू करना चाहते हैं जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो, वो भीड़ जुटाए और भगदड़ में मौत हो और आपकी पकड़ में भी ना आए। ये मॉडल भी खुल करके आया है, एक्सपोज हर जगह से हो रहा है। आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया, क्रिकेट में भीड़ होना, क्रिकेट की लोकप्रियता को ओढ़ लेना, ये पॉलिटिशियंस हमेशा से करते रहे हैं। ठीक है, आप कीजिए, लेकिन जब हाथरस जैसी घटना पास में हो तो आपने एहतियात क्या बरते हैं, ये देश जानना चाहेगा। फिर से कुछ घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो इसके अलावा हाथरस पर जो आपकी उदासी है वो भी दिखती है, आपकी जो चुप्पी है वो भी दिखती है। मणिपुर पर तो इतनी बातें हो गई कि और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमने तो दिखा है, हमने बताया भी था पिछले शायद आपसे बातचीत में कि सदन को ही मणिपुर बना दिया गया कि मैतेई को सांसद बोल सकते हैं, कुकी सांसद नहीं बोल सकते। मणिपुर उठ करके लोकसभा में घुस गया। हम मणिपुर से विचलित थे, मणिपुर को खत्म करना चाहते थे और अब मणिपुर लोकसभा में घुस गया। ये भी हम देख रहे हैं। ये भरपूर गुस्सा, कहीं से हादसे के रूप में, कहीं राहुल गांधी, कहीं पूरा ओपोजिशन, कहीं हेमंत सोरेन जैसी की ताजपोशी, फिर से ये सारी घटनाएं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनकी सियासत को एक्सपोज कर रही है। ये मैं कह रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें, राहुल गांधी सड़क पे आ गए हैं और आज सुबह सुबह पहुंचे, जैसा पहले बता चुका हूं, दिखा चुका हूं कुछ तस्वीरें। राहुल गांधी पहुंच गए सीधे सड़क पे दिहाड़ी मजदूरों के बीच और वहां उन लोगों के बीच काम भी किया और साथ में बहुत लगभग घंटा 2 घंटा का वक्त भी गुजारा। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, यहां से तस्वीर क्या कुछ आप देखते हैं? एक तरफ दिहाड़ी मजदूरों के बीच, सदन के अंदर जाते हैं अग्निवीर और ऐसे महिलाओं की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बात की थी, आप याद कीजिए, महंगाई की बात की थी। उन्होंने अपना एक उदाहरण भी दिया था जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे और एक महिला आकर रोने लगी, उसका जिक्र कर रहे थे। और राहुल गांधी अब जो बातें रखते हैं, अब उन बातों का
सत्यापन का जिक्र, अब खासकर जो भारत जोड़ो यात्रा है उस दौरान की बातों के लिए सत्यापन का जिक्र यहां नहीं आता, यानी कि उसको ऑथेंटिकेट कीजिए ये नहीं कहते। लेकिन प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सेना का जो बयान आया है, एडीजीपीआई का जो बयान है, वो बयान राजनाथ सिंह को और अमित शाह को घेरने वाला बयान है। शहीद सेना का भी नहीं लिखना, अग्निवीर अजय कुमार लिख रहा है, सेना ये लिख रही है अग्निवीर, सेना शहीद नहीं लिख रही। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी कितनी चुनौती बन चुके हैं आज की तारीख में। अब महीना बीत चुका है, आज के दिन ही चुनाव काउंटिंग हो रही थी, जो पहले बता चुका हूं। एक महीने में तस्वीरें क्या कुछ दिखाई दे रही हैं प्रशांत जी? जी, दो तीन चीजें राजीव जी हैं। एक तो मुकेश अंबानी का 10 जनपथ में जाना, ये भी एक घटना है, इस पे अपनी बात रखूंगा जी। और हेमंत सोरेन का दोबारा मुख्यमंत्री बनना, राहुल गांधी का बयान और उनका वहां जाना। लेकिन शुरुआत करते हैं अग्निवीर से। देखिए, सबसे इसमें जो शर्मनाक बात है राजनाथ सिंह की भी और मोदी सरकार की भी, वो ये है कि सेना को राजनीतिक विवाद में घसीटना। ये बात राजनाथ सिंह को कहनी चाहिए थी। संसद के अंदर जो बात हुई है उसमें सेना को घसीटना, तो उसमें बहुत सेना की भी फजीयत होती है। और हमारी सेना बिल्कुल गैर राजनीतिक सेना है, ये पाकिस्तान की सेना नहीं है। भारत की सेना भारत के संविधान के अंतर्गत काम करती है। उसका राजनीतिकरण जो है वो बुरी बात है कि किसी राजनीतिक बयान में आप सेना को घसीट के लाएं और फिर सेना के बयान पर मीडिया तमाम तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू देगा। ये अच्छी बात नहीं है, सेना के इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी बात नहीं है। अब जहां तक उसको पैसे मिलने की बात है, देखिए 50 लाख रुपए तो आईसीआईसीआई बैंक का इंश्योरेंस है, दूसरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए गया क्या उसको? 48 लाख रुपए गया, वो भी आर्मी वेलफेयर फंड का बड़ा उसमें हिस्सा है। तो ये तमाम सारे हेड्स में पैसा जा रहा है। और दूसरी बात, जो अग्निवीर अजय सिंह है उनको क्या क्या नहीं मिलेगा। देखिए, उनको कोई फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। नॉर्मल सैनिक को फैमिली पेंशन मिलती है मौत के बाद भी। सीआरपीएफ, आईटीबीपी या बीएसएफ के जवान को मिलती है अगर वो उसकी ड्यूटी पे मौत होती है तो लाइफ लॉन्ग फैमिली पेंशन उसको नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज रिटायरमेंट के बाद नहीं है। कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल कवर नहीं है। ट्रेन या दूसरी यात्राओं में जो कंसेशन सेना के लोगों को मिलता है वो नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो नॉर्मल सैनिकों को मिलती हैं, जो अग्निवीर को नहीं मिलेंगी, अजय सिंह के परिवार को नहीं मिलेंगी। हम आप सब जानते हैं राजीव जी कि कब के पता नहीं रिटायर हो गए। हमारे परिवार में भी बहुत से लोग हैं सेना में जी, उनकी डेथ हो चुकी बहुत पहले, लेकिन उनके परिवार के लोगों को आर्मी कैंटीन का एक्सेस है। वो सीएसडी कैंटीन से अपने घर का राशन लाते हैं, जो बाजार से क्वालिटी में भी अच्छा होता है और सस्ता भी होता है। तो जो फौज के परिवार हैं उनको फौज का इंस्टीट्यूशन लुक आफ्टर करता है, जीवन तक भी और जीवन के बाद भी। अग्निवीर को ये सुविधा नहीं है, ना पेंशन, ना कैंटीन, ना किसी प्रकार का जो कंसेशन मिलता है एक्स सर्विसमैन का। वो एक्स सर्विसमैन भी नहीं लिख सकता अपने आप को जी, पूर्व सैनिक भी नहीं लिख सकता है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए कि एक आपने आर्मी को घसीटा और अग्निवीर क्यों खराब है वो मैंने बताया। उसमें बहुत सारी नए सिरे से इस पर डिस्कशन और बहस, राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए जी। ट्रेनिंग का मसला अलग है, वो सब बातें भी, लेकिन सुविधाएं की बात है। दूसरी बात, मुकेश अंबानी का 10 जनपथ में जाना, ये एक बड़ी घटना है। और बड़ी घटना इसलिए है कि
अंबानी परिवार, जहां तक मेरी जानकारी है, 10-11 साल से, यानी फर्स्ट बिजनेस फैमिली, फर्स्ट तस्वीरें- पॉलिटिकल फैमिली, ये तस्वीरें हाँ। देखिए जी। तो फर्स्ट बिजनेस फैमिली, फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली से मिलने की 10-12 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब अंदर से इजाजत आई है तभी ये मुलाकात हुई है। अपने आप नहीं चले गए वो शादी, जैसे आपने कहा कि उनके परिवार में तो कई शादियां हुई। जी दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी इसमें ये है कि पिछले 10 साल जो मोदी सरकार चली, तो किसी अंबानी की या किसी की हिम्मत नहीं होती 10 जनपद जाने की, क्योंकि वो 10 जनपद से निकलता चाय पीकर और उसके दरवाजे पे ईडी खड़ी होती। जी ये इस बात का इशारा है कि इंडस्ट्री समझ रही है कि अब नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी जो है वो एक हारे हुए प्रधानमंत्री हैं जो समर्थन से सरकार चला रहे हैं, वरना किसी उद्योगपति की ऐसी हिम्मत नहीं होती। खासकर देखिए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से मुकेश अंबानी मिल रहे, लेकिन गांधी परिवार से आप याद कीजिए ना, अभी तो 2 दिन पहले की बात है, लोकसभा और राज्यसभा में आधा भाषण नरेंद्र मोदी का गांधी परिवार पे था, पूरा चुनाव गांधी परिवार में बिता दिया इन्होंने। उससे अगर मुकेश अंबानी मिलने जा रहे हैं तो ये सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्री के अंदर ये भावना आ गई है कि अब लाइन क्लियर है, जी अब सामान्य तौर से मिला जा सकता है। अब क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई, वो एक अलग की बात है। दूसरी, राहुल गांधी अपनी विचारधारा में इतना आगे जा चुके हैं कि अब वो अंबानी से मिलना, टाटा से मिलना पे वो नहीं होगा कि वो अपनी नीतियां या प्राथमिकता बदल देंगे। अब राहुल गांधी जो आज उन्होंने कहा हाथ से काम करने वालों के साथ, ये बहुत बड़ा बयान रहा। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस देश में जो कांग्रेस पार्टी और लीडर अपोजिशन वो किस तरीके का पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं। जो हाथ से काम नहीं करते वो कौन लोग हैं? जो हाथ से काम नहीं करते वो लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदे दे रहे थे, जी जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे थे वो हाथ से नहीं काम करते हैं, वो टेलीफोन से काम करते हैं। आर्म्स डीलर, तमाम सारे एजेंट्स, दलाल, इस तरीके के लोग जो सत्ता के दलाल हैं वो हाथ से काम नहीं करते। और हमारा आपका जीवन हाथ से काम करने वालों पर है। और ये बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है जिस पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रोडक्शन इकोनॉमी और फाइनेंस इकोनॉमी। राहुल गांधी कई बार देखिए मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, और इस देश की राजीव जी मैन्युफैक्चरिंग टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग टेक ऑफ नहीं करेगी, आप दुनिया के पटल पे और भारत में भी चाइना को compete नहीं कर सकते। जी भगवान की मूर्तियों तक तो चाइना आ चुका है। तो जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं ठीक करेंगे, तो ये हाथ से काम करने वाला जो प्रोडक्शन इकोनॉमी है वो राहुल गांधी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और आखिरी बात जो हेमंत सोरेन का, आज क्योंकि आज बड़ा घटनाएं बहुत हो गई राजीव, बहुत बहुत बिल्कुल। हेमंत सोरेन का बनना बहुत आवश्यक था। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन बने रहते तो क्या हर्ष था। देखिए, पहली बात कि हेमंत सोरेन को मैंडेट था। दूसरी बात कि हेमंत सोरेन को साजिश करके हटाया गया था। और साजिश क्यों की गई थी? साजिश थी अडानी ट्रायंगल को पूरा करने की। अडानी ट्रायंगल क्या है, मैं पहले भी कह चुका हूं। अडानी ट्रायंगल है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, कोयला, आयरन ओर, बॉक्साइट के भंडार जहां पे है। जी अडानी को ये स्टेट चाहिए। नवीन पटनायक बी टीम बन के सब दे रहे थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, बी टीम की जरूरत नहीं है, सीधे जाओ। छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में क्या क्या खेल किए गए ईडी के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए, और वो वहां पे
लाए। अडानी ट्रायंगल में एकमात्र रोड़ा जो है वो झारखंड है और झारखंड को कब्जा करना है। हेमंत सोरेन को बहुत होशियारी से अगले अपने कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये किसी भी तरीके से झारखंड पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे चुनाव में और चुनाव से पहले भी। और इसीलिए उनको ईडी से गिरफ्तार कराया गया था कि किसी तरीके से ये अडानी ट्रायंगल जो है बिना चुनाव के ही पूरा कर ले। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अदानी ट्रायंगल की बात हो रही है, बात झारखंड की हो रही है, बात मुकेश अंबानी की हो रही है, बात हो रही है अग्निवीर की, और बात हो रही है राहुल गांधी के फिर से सड़क पर निकलने की, और इन सब से कितनी चुनौतियां बढ़ गई हैं इसकी बात हो रही है। राहुल गांधी सुबह सुबह अचानक एक खबर दे देते हैं और वो पहुंचते हैं देश के ऐसे लोगों के बीच, कामगारों के बीच, जो रोज उनको नहीं पता जब वो घर से निकलते हैं ऐसे कामगार कि उनको आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी दिहाड़ी मजदूर, उनके बीच जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी वहां से निकलते हैं, क्या कुछ कहते हैं जरा एक बार फिर से सुनते हैं, और सीधा आना चाहता हूं फिर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और यहां से तस्वीरें बदलती हुई कैसे दिखाई देती हैं उस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जब इन कामगारों के बीच से निकलते हैं, कुछ काम करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो साझा कर रहे हैं, पहले आप लोगों को दिखा चुका हूं, एक बार फिर से देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये उन साथियों के लिए जो बाद में जुड़े हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोज कुछ न कुछ दे देते हैं राहुल गांधी ताकि हम लोग उस पर कुछ और विश्लेषण कर पाएं, कुछ और चर्चा कर पाएं। और यहाँ विश्लेषण चर्चा के लिए नहीं, बल्कि इस देश की भलाई और इस लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन विषयों को हमेशा इस पर कई बार चर्चा की जाए। सुनिए ज़रा राहुल गांधी को। देखिए, हाथ से जो काम करता है ना, और मैंने पार्लियामेंट हाउस में अभय मुद्रा की बात की, जो हाथ से काम करता है उसका हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसका हम आदर करना चाहते हैं, उसको हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। ये मकसद है हमारा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में हाथ से काम करते हैं, सबसे मुश्किल काम करते हैं, कुछ मिलता नहीं है। तो ये सोच। तो सुन रहे थे आप प्रोफेसर रविकांत जी। यहां से जरा बताइए कि अभी संसद के भाषणों का दौर खत्म हुआ है, कितने सारे लोगों ने 18 घंटे उधर लोकसभा में और 21 घंटे इधर राज्यसभा में भाषण चले, और उसके बाद में सब अपने अपने हिसाब से, किसी की खबर नहीं आ रही है, लेकिन राहुल गांधी सड़क पे हैं, राहुल गांधी बता रहे हैं। और जबकि थ्रेट है, अभी स्पेशल थ्रेट की खबर आई है कि राहुल गांधी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके पहले भाषण के बाद से उनकी जान को खतरा है, उसके बाद ये सड़क पे हैं। क्या पैगाम है ये? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में कहा, उसके पहले भी वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा से जिस बात को कहते आ रहे हैं कि डरो मत, और ये राहुल गांधी उस तमाम थ्रेट के बावजूद अगर वहां पहुंच रहे हैं तो वो एक मैसेज है लोगों के लिए, देश की राजनीति के लिए, कि हम डरने वाले नहीं हैं। और वो थ्रेट कहां से आया, किसने प्रोवोक किया, ये कौन नहीं जानता है। पार्लियामेंट के भीतर पहली बार शायद ये पार्लियामेंट के इतिहास में हुआ जब अपोजिशन लीडर के भाषण के दरमियान प्रधानमंत्री खड़े होकर के उनकी बात का गलत अर्थ निकालते हैं और वो मैसेज जाता है। दूसरे दिन ही राहुल गांधी के खिलाफ पुतला दहन होता है पूरे देश में, गुजरात से लेकर के और बनारस तक। देश के कई हिस्सों में हिंसक झड़पें होती हैं, एनएसवाई और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पत्थरबाजी होती है, और ये इस बात को साबित करता है कि ये केवल इशारा भर नहीं था, ये इसके लिए था कि जो व्यक्ति पूरे देश को डरो मत का नारा दे रहा है, मैसेज दे रहा है, उसको ही डरा दिया जाए जी। और ये ठीक वही है जो एक जमाने में गांधी जी के साथ हुआ था। 1934 में पहला हमला करने का प्रयास और फिर 48 तक जो हुआ वो इस देश ने देखा। अब राहुल गांधी के पीछे जिस तरह से ये लोग लगे हैं, और इस दरमियान इस हिंदुत्व की राजनीति ने बहुत सारे अहमक पैदा कर दिए, बहुत सारे ऐसे पागल पैदा कर दिए हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता।
जो सीधे तौर पर हिंसक हो जाते हैं। वो दिल्ली के दंगों से लेकर के उसके पहले से लेकर के आपने कई जगह देखे होंगे, और उनको प्रोटेक्शन किसका मिलता है? पुलिस का मिलता है। मैं अभी पुतला दहन में भी देख रहा था, पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके पुलिस पीछे पीछे घूम रही थी, समझा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बेहतर होता कि उनकी आरती उतारना शुरू कर देती। तो उस वजह से राहुल गांधी पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा थ्रेट है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आज करोड़ों लोग राहुल गांधी की तरफ उम्मीद से देख भी रहे हैं, और वे लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ज्यादा चिंतित हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं डरो मत, और वो मैसेज भी दे रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम उस हिंसा को खत्म करना चाहते हैं, उस नफरत को खत्म करना चाहते हैं, और लोगों के बीच में आकर के ये मैसेज भी देना चाहते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये आशंका बिल्कुल है कि बहुत सारे पागल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं। वो देखा होगा आपने कन्हैया कुमार पर जो हमला हुआ था, और वो किस भाषा में बात करता है। ऐसे ही तमाम लोग पैदा हो गए हैं। तो निश्चित रूप से हम सब चिंतित हैं। राहुल गांधी चिंतित हो ना हो, इस देश के करोड़ों लोग इस बात को लेकर के बेहद आशंकित हैं, चिंतित हैं, और किसी भी अनहोनी के प्रति एक तरह के डरे हुए, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी उस राजनीति को, जिसे जनता की राजनीति कहते हैं, जिसे लोगों की चिंताओं की राजनीति कहते हैं, जिसे लोगों के बेहतर करने के सपनों की राजनीति कहते हैं, वो राहुल गांधी ने जारी रखी है। आज भी जब वो मजदूरों के बीच में पहुंचे तो वो ये भी मैसेज था कि हम संसद में भी हैं और सड़क पर भी हैं। हमने शायद उस दिन आपके ही शो पे बोला था कि राहुल गांधी संसद में जो बोल रहे हैं वो अभी सड़क पर भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने उस बात को महसूस किया भारत जोड़ो यात्रा से कि लोगों के बीच में रहना, उनके दुख दर्द को समझना ये ज्यादा जरूरी है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, और उसका आप फर्क देखिए। राहुल गांधी के भाषण को शायद एक ही 2 दिन में 8 लाख से ऊपर लोगों ने देखा था, और नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट के भाषण को केवल 70,000 लोगों ने देखा था। तो वो जो अंतर था वो 10 गुने से ज्यादा का था। तो राहुल गांधी इस चीज को लगातार जारी रखना चाहते हैं। पहले जो आरोप लगते थे कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, लेकिन राहुल गांधी उतने ही संजीदा, और अब मुझे लगता है कि वो लौटने वाले नहीं है। वो पार्लियामेंट के भीतर उसी टोन में बात करेंगे, और वो आइडियोलॉजी से लेकर के जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म का नुकसान ज्यादा किया है, उसके प्रति जो लोगों की भावनाएं थी वो भावनाएं बदली हैं। हिंदू धर्म वास्तव में उस तरह से कभी हिंसक नहीं रहा। जैसे हम गांधी के हिंदू धर्म की बात करते हैं, विवेकानंद के हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो हिंसा का विरोध करता है। लेकिन ये उकसाने वाले लोग हैं, तो ये हिंदू धर्म के वास्तविक न तो प्रतिनिधि हो सकते हैं, न अनुयायी हो सकते हैं। और राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, उन्होंने कई तस्वीरें दिखाई, और मोदी जी जिस तरह उसका काउंटर कर रहे थे, और राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने बातें कही, वो बालक बुद्धि वाली मजाक उड़ाना, ये उनकी पुरानी हसरत है, पुरानी कला है। लेकिन अफसोस ये है कि अब नरेंद्र मोदी की उन बातों को कोई ध्यान से सुनता नहीं है, कोई समझना भी नहीं चाहता, कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो ऐसे में उनका पूरा भाषण एक तरह से उसका जो प्रभाव था वो खत्म हो गया, वो चला ही नहीं ज्यादा। लेकिन राहुल गांधी अपने उस पूरे राजनीति को कंटिन्यू बनाए रखे हुए हैं। वो हाथरस भी जाएंगे, इसके बाद जहां पर भी इस तरह की घटनाएं होंगी वहां वो पहुंचेंगे, और वो चाहते हैं कि सरकार भले ही नरेंद्र मोदी की हो, लेकिन ये उत्तरदायी सरकार। इसमें जो असमानता की खाई चौड़ी हुई है, जहां केवल पूंजीपतियों को आप उनके कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं है। मजदूरों के लिए आपने क्या किया है? नोटबंदी और आपके उसके बाद कोरोना काल में जो एमएसएमई खत्म हुआ, जो छोटे और
मध्यम उद्योग बंद हुए, उसके बाद लोग बेरोजगार हो गए। और ये बेरोजगारी के चरम काल है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो ऐसे में लोग नाउम्मीद हो रहे हैं, नौजवान कई जगह आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का खड़ा रहना देश हित में है, जरूरी है, ताकि लोग नाउम्मीद ना हो, कहीं कोई गलत कदम ना उठाएं और उन्हें ये लगे कि नहीं आज नहीं तो कल राहुल गांधी इस देश को बेहतर बनाएंगे ही। उनके पास सिर्फ एक सपना नहीं है, एक विचार भी है, उनके पास वो पूरी कार्य योजना भी है, वो चीजों को समझते भी हैं। नरेंद्र मोदी की तरह वो सत्ता जिस तरह से चलाते हैं मोदी जी, एक तानाशाह पूर्ण तरीके से, वो राहुल गांधी के मिजाज में नहीं है। वो आम आदमी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, और यही वजह है कि आज उन्हें इस देश के जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इवन आदिवासी हैं, जो नौजवान हैं, किसान हैं, उसके हीरो है राहुल गांधी। और ये आगे चल करके एक बड़ा फर्क पैदा करने जा रहा है, देश की राजनीति को बड़े पैमाने पर बदलने जा रहा है। राहुल गांधी थोड़ा सा चूक गए, और मैं कहता भी रहा हूं, आपका जो सर्वे आया था उसके संदर्भ में भी मैंने कहा था कि अब तो आपको बेईमानी भी उसमें जोड़ना पड़ेगा, कि जिस तरह से कई जगह काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, और जो पूरा चुनाव आयोग से लेकर के कारपोरेट तक बीजेपी के पक्ष में था, गोदी मीडिया थी, तो उसने कई चीजों को बदला है। अदरवाइज नरेंद्र मोदी को इस देश के लोगों ने रिजेक्ट किया है, और सत्ता वास्तव में वो राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आई ना। सर्वे 36% लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, बल्कि नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक, जो पसंद करने वाले लोग थे, वो केवल 32% थे। ये एक बड़ा फर्क उस प्रदेश में जहां पे यह माना जाता है कि साहब राम मंदिर की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सब का प्रभाव है। वहां पे अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे खड़े हुए हैं, तब आप समझ सकते हैं कि पूरे देश का मिजाज और पूरे देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, किस तरफ देश की राजनीति जा रही है, लेकिन एक महीने में क्या कुछ बदला है और क्या उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कैसे देखते हैं? राहुल गांधी की राजनीति शुरू से ही साफ है कि हमें क्या करना है। जनमुख है, उनकी जनता की ओर देखने की उनकी आदत है, लोगों की बात करते हैं और लोगों की बात नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी कर रहे हैं, ज्यादा ताकत से कर रहे हैं। और यही बात पहले दिन का जो इशारा था, 1 जुलाई का इब्तिदा था, वो मोदी जी के लिए काफी था। वो समझ गए कि अब आगे 5 साल कैसे बीतने वाले हैं, पता नहीं 5 साल बीतेंगे भी, कुर्सी पर बीतेंगे भी या नहीं। तो राहुल गांधी ने अपनी रणनीति स्पष्ट रखी है, जनता के बीच जाना है, जनता की बात करनी है। नेता प्रतिपक्ष भले ही कैबिनेट मंत्री का ओहदा हो, लेकिन जनता के बीच जाना बंद नहीं करना है, लोगों की बात करनी है, पीड़ितों की बात करनी है। और जिन मुद्दों को उन्होंने छुआ है संसद में अपने पहले भाषण में भी, उनका जवाब कोई भी मंत्री नहीं दे पाया, न राजनाथ सिंह जी दे पाए, न अमित शाह दे पाए, न शिवराज सिंह चौहान दे पाए। जो मुद्दे उन्हें चाहे किसानों के किए हों, बेरोजगारों के किए हो, तो अभी तो मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति में एक छत्र राहुल गांधी ही छाए रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री का क्या होगा, कितने दिन वो इस पद पे गरिमा बढ़ा पाएंगे, ये तो वही जाने। आज एक खबर मैंने पढ़ी उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत बड़ा भारी उलटफेर किया, प्रशासन में 12 डीएम के तबादले कर दिए। और वो मजेदार बात है कि 12 डीएम के अधिकार 11 के इलाकों में बीजेपी बुरी तरह हारी थी। तो मेरे मन में बड़ा जिज्ञासा है, बाल सुलभ जिज्ञासा है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भरोसे चुनाव लड़ रही थी? जब चुनाव अगर बीजेपी को सीटें कम आई है तो इस्तीफा तो योगी जी को देना था, या हटना उन्हें चाहिए था, या प्रधानमंत्री को हटना चाहिए था, ऐसी बात है। लेकिन अफसरों को मोहरा बना रहे हैं। इससे लगता है कि चुनाव लड़ने के पहले ये तय था कि भाई आपको हम वहां भेज रहे हैं और आपका काम है बीजेपी को जिताना। और खास करके एक बात और देखिए कि जब बनारस में, वाराणसी में बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट की गणना हुई, तो उसमें मोदी जी शुरुआत में पीछे पीछे चले, 5000 से ज्यादा वोटों से पीछे थे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सरकारी कर्मचारियों ने
बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो ये भी योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का कारण हो सकता है। तो प्रशासन के भरोसे चुनाव लड़ने वाली सरकार है ये, और कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती कि प्रशासन का दुरुपयोग कैसे न करें, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी संस्था हो, तो ये उसका फायदा, उसका उपयोग अपने चुनाव जीतने में करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर जो बातें कही और डंके की चोट पर कही, संसद में कही, और उसके जो मुद्दे थे उसके बारे में मेरे साथी बात कर चुके हैं, प्रेम जी बात कर चुके हैं। जो उन्होंने कहा था संसद में साफ साफ कि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये पेंशन मिलना, शहीद का दर्जा मिलना एक ऐसी चीज है जो जब कोई व्यक्ति देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर चुका है तो आप उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं देना चाहते? क्या भारत सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि शहीद का दर्जा देने पर उसे कुछ सुविधाएं देनी होगी, और हम वो सुविधा देना नहीं चाहते? और जो बात खुल के राहुल गांधी ने कही कि ये डेली वेजेस वर्कर बनाना चाहते हैं, मजदूर बनाना चाहते हैं अग्निवीर के बहाने, हमारे सैनिकों में मतभेद करना चाहते हैं, तो इस बात का असर बहुत व्यापक पड़ा है और पूरे देश में इसका असर पड़ा। और अब जिस तरह राहुल गांधी को लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है और राहुल गांधी जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी राजीव जी, कि राहुल गांधी अकेले नहीं है, अभी पूरी कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है और पूरी कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर इस सरकार को घेर रही है, जो सरकार नैतिकता की सीमाएं त्यागने में कभी संकोच नहीं करती थी। उस सरकार की एक एक बात को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अभी बता रही है जनता के सामने। राहुल गांधी के लिए मुश्किल नहीं था कि वो चाहते कि इंडिया अलायंस के प्रमुख होते, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रेस की मांग पे की, वरना मंत्री बनना या प्रधानमंत्री बनना तो 2004 या 2009 में बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। तो ये सब बातें हैं जो राहुल गांधी को देश के दूसरे सभी नेताओं से अलग करती। मैं मोदी जी की बात नहीं करता हूँ, राहुल गांधी को देश के सभी नेताओं से अलग करने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो लोग देख रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ निगाहें भी टिकी हुई हैं और अब चूंकि विपक्ष मजबूत है और उसमें सबसे बड़े नेता के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी से उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ साथ आगे की गतिविधियां क्या हों और शायद इसकी चिंता भी राहुल गांधी कर रहे होंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात जो वो सड़क पर रहते आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, वो अब फिर दिखाई दे रहा है। कल ही सदन की कार्रवाई खत्म हुई और आज वो फिर से सड़क पे आ गए और यहां से आगे की रणनीति, क्योंकि यह समझना जरूरी है। आना चाहता हूं अतुल जी आपके पास पहले, फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आता हूं आपके पास। अतुल जी, सड़क की राजनीति, और हमेशा कहा जाता है कि नेताओं को और खासकर विपक्ष को सड़क पे निकलना होगा, लेकिन पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे हैं और यही कारण है कि यहां तक पहुंचा भी है विपक्ष। इसमें बहुत बड़ा रोल है राहुल गांधी का। भले कल नरेंद्र मोदी परजीवी कह रहे हों कांग्रेस को कि ये तो परजीवी हो गई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन परजीवी के बाद भी आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के कारण आज सबसे बड़ा प्रदेश 80 सीटों वाला, और वहां पर मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सर्वेयर 70 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन आज की तारीख में उसी उत्तर प्रदेश में 43 सीटें इंडिया गठबंधन को आई हैं, 37 सीट समाजवादी पार्टी को, 6 सीट कांग्रेस पार्टी को। और यहां से तस्वीर कुछ और बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचते हैं, उधर बिहार में क्या कुछ, बिहार और आंध्र प्रदेश की तो मैं आजकल बात भी नहीं कर रहा हूं, ज्यादा भी बात करना नहीं चाहता हूं। जब आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत बड़ा गुनाहगार समझता हूं मैं, इन दोनों पार्टियों, दोनों दलों के महानुभावों को। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी यहां से जो राजनीति कर रहे हैं उस पर थोड़ा आपका नजरिया भी समझना चाहूंगा। राहुल गांधी की राजनीति और उसमें अब आगे की, क्योंकि महीना बीत चुका, आज मतलब पूरा हो चुका आज महीना, नई सरकार के गठन को हमने देख लिया, पुलों के गिरने के क्रम को देख लिया और हाथरस की घटना को भी हमने देख लिया। जरा राहुल गांधी की राजनीति बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अतुल जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट कर दिया है मैंने। जी जी, आ रही है आवाज। हेलो जी, आ रही है आवाज, आ रही है, प्लीज बोलिए। हेलो जी 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 जी, प्लीज। आ रही है? हाँ, आ रही है। राहुल गांधी की राजनीति पर बातें अभी हमारे तमाम साथियों ने की हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा 70 के दशक से लेके अभी यानी 2000 या 2000 के बाद तक वामपंथी जो पार्टियां थीं, उनका जो मास बेस था वो क्या था? मजदूर और किसान। मजदूर और वामपंथी पार्टियों का जो मास बेस खिसका, वो इसलिए खिसका क्योंकि उनकी जो पूरी राजनीति थी वो कहीं ना कहीं सत्ता पर केंद्रित हो गई, और वो जाहिर सी बात है कि वो दक्षिणपंथी ताकतों के खिलाफ तमाम कांग्रेस के साथ और तमाम दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके एक वैकल्पिक ताकत के तौर पर उभरने की कोशिश करते रहे। लेकिन उनका जो ग्राउंड वर्क था, यानी जो मास बेस था, वो कहीं ना कहीं खिसकता चला गया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस वक्त जो आने वाले वक्त में जो राजनीति वो कर रहे हैं, वो इस पूरे मास बेस को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उन्होंने जमीन पे जाके महसूस किया है, खासतौर से पिछले 2 सालों में जो उनकी यात्राएं निकली, और जिस तरह से कांग्रेस ने, जैसे कैडर बेस्ड पार्टी की हम बात करते हैं, तो कैडर बेस्ड पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का भले उसको छोड़ दीजिए अगर संघ परिवार को, तो हमारे पास कांग्रेस के पास भी कभी एक सेवा दल हुआ करता था, और वामपंथी पार्टियों के पास तो जो एक मास बेस था, उसके जो तमाम जो आंदोलन होते थे, तमाम जो रैलियां निकलती थी, उसमें जिस तरह से लाखों की संख्या में मजदूर किसान शामिल होते थे, वो पिछले कुछ सालों में खत्म हो गया है वहां पे, और कांग्रेस को वो एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में महसूस हो रहा है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ने इस तथ्य को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की है, और उन्हें लगता है कि इस दौर में कैडर को मजबूत करना, कैडर और खासतौर से कैडर तभी बनता है जब आप मजदूरों और किसानों के बीच जाते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, और उनके तमाम सवाल आप मजबूती के साथ संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाते हैं। और आज जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में दक्षिणपंथी ताकतों और खासतौर से बीजेपी और मोदी सरकार ने जिस तरह से मजदूरों और किसानों को नज़रअंदाज किया है, और जिस तरह से उनकी सरकार चली है, इसे कांग्रेस ने और ख़ास तौर से राहुल गांधी ने बहुत गहराई से महसूस किया। वो तमाम वर्गों के साथ जाते रहे, और मजदूरों के बीच में आज तो वो गए ही, जिस तरह से उन्होंने ये साबित किया कि संसद चाहे जैसे चले, हम संसद के बाहर अपनी रणनीति, अपनी लड़ाई वैसे ही लड़ेंगे जैसे हम पहले लड़ते थे। और वो पूरा का पूरा मास बेस उनके साथ एक ऐसे सिंपैथी के साथ वो आएंगे, जैसे आज की बात कहें, जैसे अगर कांग्रेस के सिंबल पे जाएं, हाथ जी, तो आज उन्होंने ये बात भी साफ कर दी कि जो आदमी हाथ से काम करता है, यानी जो हाथ के साथ है, वही आज देश का सबसे बड़ा विकल्प है, और वही इस जो मौजूदा सरकार है उसको सही अर्थों में तमाम सवालों पर घेर सकता है, टक्कर दे सकता है, और एक वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है जो सही अर्थों में जनता की लड़ाई लड़े। ये एक मैसेज है राहुल गांधी ने जिस तरह से देने की कोशिश की, और लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी की राजनीति की बात करें तो वैसे अगर आप देखें पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारतीय राजनीति ने करवट ली है, और राहुल गांधी के इमरजेंस के बाद और ख़ासतौर से युवाओं के इमरजेंस के बाद, युवा नेतृत्व के, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये जो नई जनरेशन है, इस पूरी नई जनरेशन ने राजनीति को देखने का जो उनका एक नज़रिया है वो काफ़ी हद तक बदला है, और इसका जो असर है वो साफ साफ जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई लंबी है, राजनीति की लड़ाई लंबी होती है, कोई भी बदलाव इतनी आसानी से नहीं होता है। जो एक जड़ों तक पहुंची हुई चीज़ें हैं उसको दूर करने में, हटाने में वक्त लगता है। तो
इस लड़ाई को उन्होंने काफी हद तक आधा से ज्यादा उन्होंने समझिए कि जीत हासिल कर ली है। और उनकी अगर ये मुहिम लगातार जारी रही और जनता के सामने ये अगर वो मैसेज लगातार देने की कोशिश में वो कामयाब होते रहे तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में चीज़ें बदलेंगी। और तमाम जो उनके साथ जो पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, उनके इस मैसेज को समझते हुए वो भी अपनी उनकी जो रणनीति है ज़मीन पर उतरने वाली, जब तक वो उसको समझते हुए अपने आंदोलनों को, अपने सरोकारों को आम जनता से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई जो है बहुत आसानी से नहीं लड़ी जा सकती। और ये संदेश बार बार राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तमाम शोज़ किए, वो मार्केटिंग के महारथी रहे हैं, अपने आप को मार्केट करने में जिस तरह से उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं और अब आम जनता ये सारी चीज़ें समझ चुकी है। इसीलिए निचले स्तर पर चीज़ों को ले जाने की दिशा में राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं और वो उन्होंने जिस तरह से एग्रेशन के साथ संसद में अपनी बात रखी, उसका बहुत दूर दूर तक असर गया है, ये वो महसूस करते हैं। तभी शायद उनकी जो राजनीति है वो आने वाले जो अपने वक्त में अपने जो तमाम उनके साथी हैं वो मिलजुल करके इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन का जहाँ तक मामला है, जिस तरह से उन्होंने दोबारा आज फिर से शपथ ली है और मोदी सरकार की एक नैतिक रूप से ये हार ही मानी जाएगी। लगातार तमाम फ्रंट पे, चाहे वो अग्निवीर का फ्रंट हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का फ्रंट हो, चाहे वो मजदूरों किसानों की बात हो, हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं यह सरकार विफल हुई है और राहुल गांधी इसको बहुत ही मजबूती के साथ एक्सपोज करने में कामयाब हुए हैं। वो अपना अभियान लगातार वो जारी रख रहे हैं और ये निश्चित रूप से आने वाले वक्त में एक नई राजनीति का संदेश वो देते आए हैं और देते रहेंगे, ऐसा हमें लगता है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की राजनीति किस दिशा में है, और बहुत शानदार ढंग से आप विश्लेषण कर रहे हैं कि पहले 20 साल पहले की राजनीति वाम दलों की खासकर क्या थी, किसानों और मजदूरों की बात, और यहां अब राहुल गांधी सड़क पे हैं तो कहीं ना कहीं उस राजनीति को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश तो वो करते हुए दिखाई देते ही हैं। लेकिन साथ साथ चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या ऐसे तमाम युवा नेता हो, हेमंत सोरेन, और आज की तारीख में हेमंत सोरेन एक तमाचा की तरह हैं सत्ता पक्ष, ईडी, इन तमाम लोगों के लिए, और जिनके बारे में प्रशांत टंडन जी जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि प्रशांत जी माफी चाहूंगा, जरा दीपक जी के पास आता हूं, फिर आपके पास आता हूं। दीपक जी, जरा ये समझना बहुत जरूरी है कि हेमंत सोरेन और अभी अभी एक एडवोकेट्स की वकीलों का जो एक ग्रुप है उसने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और साफ साफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ किया है अभी पिछले दिनों, उनकी जमानत पर रोक लगाई, इसको लेकर चिट्ठी लिखी है। और हेमंत सोरेन, ये बात इसलिए यहां पर बार बार हेमंत सोरेन का जिक्र आता है क्योंकि कल नरेंद्र मोदी अपनी जांच एजेंसियों को खुली छूट मैंने दे दी है, ये कहते हुए सुने गए सदन के अंदर। एक राजनेता, प्रधानमंत्री सदन के अंदर अगर वो ये कह रहा है तो ये इसको किस रूप में देखा जाए? ये क्या उस प्रवृत्ति की ओर है कि जहां आप जांच एजेंसियों से डराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप खुले तौर पर सदन के अंदर कह रहे हैं कि मैंने खुली छूट दे रखी है अपनी तरफ से? यहां से दीपक जी एक दूसरी परिपाटी को जन्म देते हुए आप दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार दिखाई देती है। जरा उसका विश्लेषण जरूरी है और साथ साथ यहां से यह भी देखना जरूरी है कि कैसे उस पर लगाम लगाते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी, लगाम लगाते हुए नजर आता है इंडिया गठबंधन, जिसमें ये तमाम हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो जो दोबारा सामने हैं, सत्ता में पर मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे कल को बाहर निकल के आएंगे तो अरविंद केजरीवाल हो, एमके स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो। दीपक जी। राजू जी, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या किसी भी प्रशासन में इससे भयावह बात कोई दूसरी हो नहीं सकती कि शासन के किसी भी एक अंग को खुली छूट दे दी गई है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री इस बात को कैसे कह रहे हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस को पूरी छूट दे दी जाए? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि न्यायपालिका को पूरी छूट दे दी जाए?
आखिरकार जो सरकार जो चलती है और जो पूरी की पूरी हमारी जो व्यवस्था है वो चेक एंड बैलेंस के बल पे चलती है, जिसको हम शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। शक्तियों को बांट दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही जितनी ये जो संस्थाएं हैं, जितनी तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर सकती हैं। खुली छूट का ही पिछले दिनों ये परिणाम है कि किस प्रकार से अंधाधुंध लोगों की गिरफ्तारियां हुई, छापे मारे गए। उसके बाद ये होता है कि जिस भी संस्था को, जिस भी प्रशासन के किसी भी अंग को खुली छूट दी जाती है, तो ये समझ जाती है, वो जो अंग है वो समझ जाता है कि खुली छूट हमें क्यों दी गई है और किस खास काम के लिए दी गई है। उसके सामने उद्देश्य बड़े स्पष्ट रहते हैं। खुली छूट जो सीबीआई को मिली, आयकर को मिली, इन सब को मिली, लेकिन सही मायने में वो जानते थे कि हमें काम किसके लिए करना है। मुझे लगता है कि इससे अधिक भयावह बात कुछ हो भी नहीं सकती। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि खुली छूट हमने दी है। तो खुली छूट जिसने भी दी है, निश्चित रूप से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं वो जो है वो इस प्रकार से ही काम कर रही थी, जिसको हम पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं। बेहतर तो ये होता है कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उन्हें न्यायिक जो कार्य प्रणाली है उसके अनुरूप संविधान की जो ताकत है, संविधान की जो आपके लिए जो उद्देश्य दिए गए हैं, आपके कामकाज का जो ढंग निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से काम करने को कहा गया है, न कि खुली छूट दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री अगर ऐसा नहीं बोलते तो भी पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से पिछले 10 वर्ष खुली छूट दी गई है। तो ये जो है ये निश्चित रूप से, लेकिन अब अगर हम ये बात करें कि सड़क की जो लड़ाई है, खैर मैं हेमंत सोरेन की एक की बात कर लेता हूँ। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन अगर जेल के आज बाहर हैं, फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो ये एक निश्चित रूप से उन प्रवृत्तियों पे और उन लोगों के मुंह पर निश्चित रूप से एक तमाचा है जो चाहते थे कि ऐसे सारे विपक्षी नेताओं को जो हमारे खिलाफ बहुत मुखर है, उन सबको लंबे समय के लिए जेल में डाला जाए। अरविंद केजरीवाल है ही वहां पर, सिसोदिया है, बहुत सारे लोग हैं, हम जान रहे हैं। ये तो केवल बड़े नेता हैं जिनके नाम हमारे सामने हैं। बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कब अंदर हो जाए हम कह नहीं सकते। जैसे अरुंधति राय, वो तो पिछले कुछ समय से एप्रीहेंशन है, आशंका है कि उन्हें भी कभी भी जेल में डाला जा सकता है। उनसे एक बहुत पुराने मामले को लेकर फिर से उठा दिया गया है। असली बात यह है कि सड़क की लड़ाई जो राहुल जो छेड़ी है, जो आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल तो हमेशा से सड़क की लड़ाई ही लड़ते रहे हैं। शायद सत्ता की राजनीति उन्हें बहुत रास नहीं आती। भट्टा परसौल की जो घटना है वो अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक घटना है कि अपने ही सरकार के खिलाफ और अपने ही सरकार के किसी नियम के खिलाफ अगर उसका प्रमुख नेता और ऐसा नेता जिसके बारे में माना जाता है कि उसके हाथ पे रिमोट कंट्रोल था, वही अगर सड़क की लड़ाई पर उतर आता है, किसानों के बीच पहुंचता है और भूमि अधिग्रहण जो नियम है, कानून जो है, अपनी ही सरकार के कानून के खिलाफ बात करता है, तो राहुल गांधी सड़क की लड़ाई के लिए ही बने हैं। और शायद इनके परिवार वो में डीएनए है वो। देखिए, चाहे आप शुरू कीजिए, आप नेहरू जी से शुरू कीजिए, तो नेहरू जी के हाथ में सब कुछ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई वो तो बहुत ही रईस परिवार के थे और थे भी। उन्होंने भी अपना राजनीतिक जीवन जो शुरू किया वो वहीं से शुरू किया। इंदिरा गांधी को जब मौका मिला उन्होंने सड़क की लड़ाई की, बेलची तक पहुंच गई थी वो, आपको याद होगा, जिस समय दलितों के साथ अत्याचार हुआ था। राजीव गांधी तो ठीक है, वो तो सही बात है कि नौकरी छोड़कर आए थे और वो महासचिव बने सीधे, लेकिन 89 से लेके 91 तक राजीव गांधी ने भी पूरा देश मथ दिया था और उसी सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते ही उनको अपने प्राणों की भी जो है वो आहुति देनी पड़ी। आप इस परिवार में डीएनए जो है, मेरे को लगता है कि वो चाहे सत्ता का वो उपभोग करते रहे हैं, नियति ऐसी थी कि उनके यहाँ से प्रधानमंत्री बने, सब कुछ बने, लेकिन सड़क की लड़ाई से वो कभी पीछे नहीं हटे। अब देखिए, मोदी साहब के सामने दिक्कत यह है कि उन्होंने सड़क की लड़ाई कभी भी नहीं की। हम पिछले कई सालों से मोदी को जानते हैं, लेकिन मोदी के ऐसे किसी भी आंदोलन को नहीं जानते कि जिसकी हमें तस्वीरें दिख जाए या उनका कोई भाषण दिख जाए या वो जेल जाते दिख जाए। अब कहने को कहते हैं कि बांग्लादेश के लिए जब आंदोलन हुआ था तो मैं भी उसमें जेल गया था, अब वो पता नहीं कौन सी जेल में गए, क्या गए, वो एक अलग बात है। कुल जमा अब मोदी साहब के सामने दूसरी बड़ी समस्या ये है कि अब उनकी बात पर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है और दूसरी दोहरी जो समस्या ये है कि राहुल गांधी की बातों पे विश्वास करना लोगों ने सीख लिया है, जान लिया है कि ये आदमी जो है वो सच बोल रहा है। जिस दिन अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी तो जो लाइक्स आ रहे थे, जो वीडियोस
पे जो लाइक्स आ रहे थे वो राहुल गांधी के वीडियो पे कहीं ज्यादा आए, प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले बहुत ज्यादा आए थे। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या है सड़क की लड़ाई वाली। अब जैसे अब हो ये रहा है कि जो भी मोदी कह रहे हैं या उनके मंत्री बचाव में आए थे उस दिन और राहुल गांधी पे अटैक कर रहे थे, उसकी सच्चाई अपने आप सामने आने लगी है। अग्निवीर के बारे में देखिए, उनकी जो अजय कुमार की मां है जो बख्शो देवी और पिता चरणजीत, उन्होंने कहा है असली बात यह नहीं कि आपको कितनी पेंशन मिली, आपको कितना मुआवजा मिला, असली बात यह है कि अग्निवीर योजना ही गलत है, अग्निवीर योजना को बंद किया जाना चाहिए, वो कह रही है। बख्शो देवी ने तो ये कहा या तो मेरा बेटा लौटा दीजिए या आप उसको शहीद का दर्जा दीजिए। देखिए, जब एक जवान आर्मी में जाता है तो उसकी सबसे बड़ा सपना होता है जिसको हम कहते हैं कि उसका उत्सर्ग जो है, वो कहता है कि मुझे देश के लिए न्यौछावर होना है। वो कभी नहीं कहता कि मुझे जाना है, मरने से तो डरता नहीं है जवान, चाहे वो अग्निवीर हो चाहे वो रेगुलर कैडर का हो। असली बात है कि आप भेदभाव कर रहे हैं, ये बात सामने आ गई है। फिर MM नरवणे की किताब में बता दिया गया है कि सेना के अधिकारियों से कोई बात नहीं की गई और ये सारा का सारा जो ब्रेन चाइल्ड है अग्निपथ जो है वो मोदी का अपना एक वैसा ही सनकपूर्ण निर्णय है जैसा नोटबंदी था, GST था और बहुत सारी योजनाएं थी। तो इस प्रकार से अग्निवीर की बात सामने आ गई। MSP के बारे में देखिए, जो किसानों के बारे में भी जो बात कही राहुल गांधी ने, उसके दूसरे दिन जो भारतीय किसान यूनियन जो है उसके प्रवक्ता हैं अभिमन्यु कोहड़, उन्होंने 10-12 मिनट का वीडियो जारी किया है और एक एक पॉइंट को उन्होंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके बताया गया कि राहुल गांधी ने जो बातें कही है तीनों चारों मुद्दे एकदम 100% सही है और जो सरकार की ओर से बताया गया है वो पूरा का पूरा गलत है। तो सच्चाई जो है बहुत कोनों से आ रही है, अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है, सच्चाई चलकर राहुल गांधी के पास आ रही है और एक्सपोज कर रही है कि किस प्रकार से जो है ये सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। तो असली बात है कि मोदी सरकार की और मोदी जी की परेशानी ये है कि राहुल गांधी पे लोग विश्वास करने लग गए हैं। सारी की सारी समस्या की जड़ जो है वो यही है, इसीलिए जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब मोदी के लिए सामने समस्या ये है कि अपनी बातों को कैसे सही साबित करें। जो आज से पहले 10 साल पहले बोल देते थे, अभी तक वो बोल देते थे कि मैं, जिसको आप नीचे चला रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो भी एक वर्ग है जो मान लेता था कि हाँ भाई ये नॉन बायोलॉजिकल है। वो अपने आप को अवतार पुरुष घोषित करते तो वो भी मान लेते थे, लेकिन अब लोगों ने मानना बंद कर दिया है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा प्रशांत जी, ये चुनौतियां क्या हैं, क्या कौन कौन सी चुनौतियां नजर आ रही हैं मोदी के सामने? एक चुनौती तो राजीव जी इंग्लैंड से आने वाली है। इंग्लैंड में चुनाव चल रहे हैं, आज मतदान है वहां जी, और लेबर पार्टी 400 पार कर सकती है। तो 400 पार वहां पे लेबर पार्टी करने वाली है और ऋषि सुनक के बारे में कहा जा रहा है कि काफी बुरी हार की तरफ वो अग्रसर है। लेकिन मैं देख रहा था कि वहां पे ऋषि सुनक को जो लेबर पार्टी के नेता हैं कीयर स्टेमर, वो घुसपैठिया नहीं कह रहे हैं उनको। वहां पे कोई भैंस नहीं खोल के किसी की ले जा रहा है रैलियों में, वहां इस तरीके के भाषण नहीं हो रहे हैं। एक संभ्रांत प्रचार चल रहा है और वहाँ का जो एग्जिट पोल तो होंगे अभी, जो सर्वे भी हो रहे हैं वो स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने के लिए नहीं हो रहे हैं। चुनाव में चुनाव टीवी चैनल के स्टूडियो पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं बन गए हैं जी। तो थोड़ा देखना चाहिए वहाँ का भी हम लोगों को। बाकी लेबर पार्टी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अच्छे संबंध हैं, वैचारिक संबंध हैं और लेबर पार्टी के पुराने नेता कॉर्बेन जो बहुत लोकप्रिय भी हैं वहाँ पे, वो काफ़ी बड़े आलोचक हैं मोदी के और मोदी के क्या इस तरीके की नीतियों के आलोचक हैं वो, और लेबर पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं। तो एक नया परिदृश्य जो है वो यूरोप से देखने को मिलेगा। दूसरी चुनौती जिस तरफ जो है अतुल जी भी बात कर रहे थे और जो हमने भी कहा, हाथ वाला मामला, देखिए उसको थोड़ा इलॉबरेट करें। जो राहुल गांधी ने कहा हाथ से काम करने वाला, हम जिस कमरे से बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, आप जिस स्टूडियो में बैठे, ये सब हाथ से काम करने वाले लोगों ने बनाया जी। और ये पॉलिटिक्स खत्म हो गई थी जो भारत जोड़ो यात्रा से रिवाइव हुई, जिसके बारे में कई बार हम लोगों ने चर्चा की कि पॉलिटिक्स को
बुलेट प्रूफ गाड़ियां ब्लैक कैट कमांडो से हटाकर जनता के बीच में राहुल गांधी ले आए। ये 70 और 80 के दशक की पॉलिटिक्स जो हम लोगों ने अपने छात्र जीवन या युवा अवस्था में देखी थी। आज की जनरेशन तो रैलियां देखती है केवल और सोशल मीडिया की पोस्ट देखती है। तो इस पॉलिटिक्स में से इकोनॉमी निकलेगी, इसी पॉलिटिक्स में से नैरेटिव निकलेगा, भाषा का मुहावरा निकलेगा, जिसकी चर्चा अतुल जी कर रहे थे। उसमें एक चीज और है कि देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, इसका जो सामाजिक लैंडस्केप वो भी डिफरेंट है। और जो हाथ से काम करने वाले नहीं, जो हाथ से काम नहीं करते हैं, वो वर्चस्ववादी लोग हैं, जिनका इस समाज पर बहुत सदियों से कब्जा रहा है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाथ से काम करने वालों को सम्मान देना है, ये सम्मान बेसिकली उन लोगों को है जो वंचित समाज के लोग हैं। हाथ से तो वही काम करते हैं, हुनर तो वही जानते हैं, खेती का काम वही जानते हैं, जूता बनाने का काम वही करते हैं, दीवार बनाने का काम वही करते हैं, मछली पकड़ने का काम वही करते हैं। तो बहुत सारे जो काम है, बिजली का काम या बढ़ई का काम, ये सारे काम, फर्नीचर बनाने का काम, ये सारे काम वो लोग करते हैं जो हाथ का हुनर जानते हैं। बिल्कुल, यानी रिस्पेक्ट फॉर लेबर, इसकी परंपरा हमारे देश में नहीं रही है। हमारे देश में परंपरा किसी और चीजों की रही है कि आप पैदा किस खानदान में हुए, आपका सरनेम क्या है। तो ये इसके बहुत गहरे माने हैं। मतलब आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तमाम नैरेटिव यहाँ से निकलेंगे जो कि राजनीति को बदलेंगे। और ये मोदी जी के लिए नो गो एरिया है। मोदी जी यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ उनको अडानी नहीं जाने देंगे, यहाँ उनको वो लोग जाने नहीं देंगे जिन्होंने मोदी जी को बैठाया है अपने काम के लिए। तो ये एक नई परेशानी, जो सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो रोजमर्रा की चुनौती नहीं, धीमे धीमे ये चुनौती बढ़ रही है। और इसीलिए आप देखिए कि एक संसद के टेलीविजन चैनल पे मोदी जी को 67,000 लोग देखते हैं और राहुल गांधी को 8 लाख या 9 लाख लोग देख लेते हैं उसी चैनल पे, सरकार के चैनल पे। तो उसका मतलब यही है कि कहाँ राजनीति किस तरफ जा रही है, किसकी बात लोग सुनने को तैयार है और किसकी बात सुनने को नहीं तैयार है। अब इस राजनीति की अगली परीक्षा देखिए वो होनी है विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके पहले हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि चुनाव आयोग का रोल क्या रहा जी, इस मीडिया का रोल क्या रहा, इन दो संस्थाओं, सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका रोल चुनाव में क्या रहा। अब इसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जाना है, रिसर्च हो रही है, ये बातें भी अब आएंगी सामने धीमे धीमे और अगले एक सप्ताह के अंदर आना शुरू हो जाएंगी कि चुनाव की इस तरीके से विवेचना कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी सीटों को प्रभावित कर दिया। मोटा मोटा अंदाज लगाया जा रहा है कि लगभग 40 सीटों का प्रभाव जो है दिखाई दे रहा है। मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ राजीव। तो ये सब बातें अब आएंगी जो सेटल होनी चाहिए कि विधानसभा के चुनाव तक धीमे धीमे जो लेवल प्ले फील्ड है वो उस तरफ जो है वो देश बढ़ेगा, राजनीति बढ़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देश धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इस चुनाव में खूब होती रही और उन सब के बीच अब की राजनीति जो है, क्या वो 2024 के चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद की राजनीति कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनको ले आइए स्क्रीन पे। प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि राजनीति 2024 के आगे की यानी विधानसभा चुनाव के बाद की राजनीति में फर्क, पहले की राजनीति और इस राजनीति में कितना क्या कुछ फर्क आपको दिखाई देता है? राजीव जी, पहली बात तो 2 राज्यों में देखिए। नंबर 1, नवीन पटनायक जो इंडिया अलायंस में नहीं है, जो बीजेपी और एनडीए के पुराने घटक रहे हैं,
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में भाषण के दौरान बहिष्कार किया। कभी भी बीजेपी या माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना नहीं की होगी कि ये लोग मेरे भाषण का बहिष्कार करेंगे। बीजू जनता दल के 9 सदस्य हैं और उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ जाके बहिष्कार किया, हालांकि अभी वो इंडिया में नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि मौसम बदल रहा है और जो राजनीति के समझदार लोग हैं वो जानते हैं। फिर महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र में जो बदलाव की बयार चल रही है, जिस तरह अजित पवार की नसें फूल रही है, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं कि क्या होगा, और वे कोई गली ढूंढ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का ऊंचा मनोबल कुछ और कह रहा है। तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी को अपने नैया डूबती हुई लगती है, इंडिया गठबंधन उनके साथियों को भी लगती है, अजित पवार को भी और शिंदे को भी। तो महाराष्ट्र में भी ये स्थिति है। राजस्थान में आज किरोड़ी लाल मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मुझे बुलाया था कि साहब पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाएंगे, 2 दिन तक मैं रहा, मुझे कोई मिला ही नहीं। मतलब वहां भी कुछ तो कुछ उफन रहा है राजस्थान में। और हरियाणा के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि वहां जो भूतपूर्व लाल हैं, जो 3 दल बदलू महान लाल जो आजकल बीजेपी में हैं, उनकी कोई औकात बची नहीं है। तो बीजेपी वहां भी चिंतित है। यानी तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव हैं, और राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि गुजरात में अगली बार हमारी सरकार आएगी, और डंके की चोट पे कहा उन्होंने। तो ये सब चीजें बताती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो राजनीति बदलेगी, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बदलाव की बयार चल निकली है। तो मैं आशान्वित हूँ, और जब गुजरात में बदलाव की बयार चल सकी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी, आपको क्या कुछ लगता है? जरा ये बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खबरें हैं, वो हम तो पहुंचाते रहते हैं। अब जैसे कल सुबह राहुल गांधी हाथरस जाने वाले हैं, ये खबर अभी उसकी पुष्टि हो गई है कि कल राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और वहाँ जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर है, लेकिन जो खबर नहीं है और जो खबर कल को बनेगी, उसमें सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि 2024 के आगे की सियासी कहानी जो है वो कुछ और बयां करती है। क्योंकि यहां अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, यहां अब विपक्ष 237 सीटों के साथ सदन में मौजूद है, और ठीक 2 सप्ताह बाद बजट सेशन, मॉनसून सेशन जो भी कह लीजिए, उसकी शुरुआत हो रही है। और अभी सप्ताह भर में कैसे बिल्कुल ही परेशान नजर आया सत्ता पक्ष। नरेंद्र मोदी और एक नहीं बल्कि 5-5, 6-6 अगर मंत्री खड़े हो जाएं राहुल गांधी के भाषण के समय और अपनी बात रखें, काटें, संरक्षण मांगे अगर देश के गृह मंत्री आसंदी से, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ बदल चुका है। इस तरफ जरा और भी, मतलब इधर और भी बहुत कुछ देखने झांकने की जरूरत है। क्या आप देख पा रहे हैं यहां से आगे? देखिए राजीव जी, अभी जो विशेष सत्र खत्म हुआ है उससे बहुत सारा संकेत तो सामने आया ही है। खासतौर से जिस तरह से अमित शाह और राजनाथ सिंह या बाकी जो तमाम मंत्री गण हैं जो मोदी सरकार के, उनकी स्थिति दिखी, और जिस तरह से राहुल गांधी के एग्रेशन के बाद वो बार बार अपनी बात कहने को मजबूर हुए, और फिर भी वो कह नहीं पाए। और सभापति का जो रोल रहा, ओम बिरला जिस तरह से प्रेशर में काम करते हुए नजर आए इस बार, और उन्होंने इस तरह से वो उनकी ट्रोलिंग हुई शायद इसलिए भी कि वो उस तरह से अपने आप को जैसे वो पहले काम करते थे उस तरह से नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है ये जो संकेत है वो आने वाले वक्त में, यानी जो बजट सेशन है उसमें भी ये संकेत जो है बहुत मायने रखते हैं। और ये तय है कि आने वाला सेशन निश्चित रूप से आसान नहीं होगा मोदी सरकार के लिए, और जिस तरह से बजट पास कराने की जो प्रक्रियाएं होती रही हैं और तमाम जो बिल्स पास कराने की प्रक्रियाएं होती रही हैं वो तो इतनी आसानी से नहीं होने जा रहा है अब आने वाले वक्त में। रही बात जिस तरह से राहुल गांधी के हाथरस जाने की, तो हाथरस तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना है कि राहुल गांधी
को जाना ही था, ये तो तय था। जब ये घटना घटी तभी जो उनका अभी तक का जो पूरा नजरिया रहा है आम लोगों के प्रति, इस तरह की घटनाओं के प्रति, तो ये तय था कि वो जाएंगे ज़रूर। और निश्चित रूप से इसको लेकर के सियासी जो पारा है वो चढ़ेगा भी उत्तर प्रदेश में। और आने वाले वक्त में लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति जो है और धारदार तरीके से सामने आएगी, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर तो रहेगी ही, और इसका असर तमाम पार्टियों में नजर आएगा जो उनके साथ की पार्टियां हैं। तो आसान नहीं है मोदी के लिए आने वाला वक्त और ये जो आने वाला सेशन है। जी जी बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपको क्या लगता है यहाँ से आगे की राजनीति में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, MK स्टालिन, ममता बनर्जी, सबका जिक्र आता है और आगे भी आएगा। शरद पवार, अभी मुलाकात हुई राहुल गांधी और शरद पवार की 2-3 दिन पहले, तो बहुत कुछ और सब राहुल गांधी की तरफ देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं राहुल गांधी को भी किनारे रख दीजिए, तब भी देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के सामने की चुनौतियों की बात करें, तब भी आप देखिए तो क्या कुछ दिखाई देता है यहाँ से। क्या आप देखते हैं कि पहले की तरह जो राजनीति चल रही थी, नरेंद्र मोदी जैसे इस देश को अभी तक चलाते आए 10 साल, वो चलाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि भाषण में तो उसी हिसाब से, उसी अंदाज से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए वो उन बातों को वहां वो झलकियां पेश कर रहे थे। राजू जी, आज की अभी की जो राजनीति है उसमें ड्राइविंग सीट पर अगर कोई है तो निश्चित रूप से वो विपक्षी है। पहले जो पिछले 10 साल जिस प्रकार से वाहन चालन कर रहे थे अंधाधुंध हमारे मोदी साहब, और उसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, अब वो परिस्थिति पूरी की पूरी बदल चुकी है। मैं संक्षिप्त में ये बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए 2019 में एक बहुत बड़ी गलती की थी विपक्ष ने। मेरा ये मानना है कि जैसे ही 2019 का चुनाव हो चुका था और मोदी साहब जो है वो अपने टैली को जो है 303 ले जा चुके थे, उसके बाद जो विपक्ष को करना था वो उसने नहीं किया था, वो उसने काफी देर से शुरू किए। वो काम शुरू हुआ था 7 सितंबर 2022 को, जब पहली जो है भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। अब देखिए भारत जोड़ो तब से लेके 7 सितंबर 2022 से लेके हम कहें कि 2024 के चुनाव के आने के पहले पहले, मतलब मार्च तक, अप्रैल से तो एक तरह से चुनाव शुरू हो भी गए थे, तो मुश्किल से उसके पास 18 महीनों में ही जब उसने विपक्ष ने इतना बड़ा काम कर दिया कि पूरी की पूरी तस्वीर बदल दी, तो आप ये सोचिए कि 2019 के चुनाव के तुरंत बाद ये सारा काम अगर शुरू होता तो आज स्थिति बिल्कुल ही दूसरी रहती। बिल्कुल कहा जा सकता है कि 18 महीनों में विपक्ष ने जो ताकत बटोरी, उसी के बल पे मोदी के जो सरकार की जो ताकत है वो आधे से भी कम कर दी। इतनी कम कर दी कि आज वो 2 अलग अलग पार्टियों के बल पे उनकी सरकार टिकी हुई है, JDU और TDP के बल पे। अब आप ये गलती जो है विपक्ष नहीं कर रहा है। जैसे ही 4 जून की शाम खत्म हुई, 5 जून से उसने उसी कहानी को जारी रखा हुआ है। एक तरफ संसद में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया विपक्ष ने, हर कोई मानता है। अब जो नहीं मानता वो या तो बिल्कुल ही अज्ञानी होगा, शायद ये हो सकता है, लेकिन विपक्ष की जो ताकत है पिछले 10-11 सालों में जो हमको नजर आई है वो इसी पहले सत्र से ही शुरू हो गई है। उसके बाद संसद की जो लड़ाई है वो तो जारी है, सड़क की लड़ाई बिल्कुल उसी तरीके से जारी है। ऐसा लग रहा है कि इस बीच चुनाव हुए ही नहीं है, और भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद सामाजिक न्याय यात्रा, ये सतत जो है वो चालू है, वो राहुल गांधी के बल पे। उसके साथ ही एक और बहुत बड़ा सपना जो मोदी का था, या उनका जो अनुमान था, या उनको जो उम्मीद थी, जो उन्होंने कहा भी था कि 4 जून की शाम को ये जो कुनबा है वो बिखर जाएगा, मतलब इंडिया बिखर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उतनी ही मजबूती से खड़ा है। उसको सत्ता पाने का कोई लालच नहीं है, ऑपरेशन लोटस का अता पता नहीं है। और जो कह रहे थे मोदी जी कि शहजादे की उम्र की आधे के बराबर भी सीटें नहीं आएंगी, मतलब उनका ऐसा मानना था कि शायद 30, 32, 35 के आसपास सिमटेगी, उसके बजाय डबल हो गई। कहां तो आधे की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने अब ताकत को डबल कर लिया। अब प्रियंका गांधी का भी चुनाव हो जाएगा तो शायद 100 के आसपास पहुंच जाएंगे किसी भी हालत में, उसके ऊपर ही चले जाएंगे। तो जो गलती विपक्ष ने पहले की थी अब वो नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन मोदी का हो सकता है। तो ये जो है आगे लड़ाई जाएगी, और अगला 5 साल जो है निश्चित रूप से संसद और सड़क दोनों जगह हमको वो चीज नजर आएगी जो पिछले 10 साल से गुम थी। यही लड़ाई अगर बनाए रखे तो कांग्रेस और विपक्ष जो है
मोदी साहब से वो सारे काम भी करवा सकता है जो उसने पहले करके जनता का अहित किया था, चाहे वो काले कानून हो, चाहे वो नए कानून जो अभी आईपीसी सीआरपीसी में जो बदलाव किए हैं, ऐसा कुछ भी आगे होने की संभावना नहीं है। एक एक सत्र मोदी के लिए इस समय बैठना आवश्यक होगा, उठ उठ के उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उनके बचाव के लिए उनके मंत्रियों को आना पड़ेगा, जो पिछले 10 सालों में हम नहीं देख रहे थे। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ अभी होगा, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो आज 1 महीना पूरा हुआ है उस चीज का जब रिजल्ट सामने आया था। 9 तारीख को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओथ लिए, उसके बाद सरकार आगे चला रहे हैं और इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 3 तारीख को यानी कल समाप्त हो चुकी है और एक तस्वीर दिख गई कि इस बार विपक्ष कैसे काम करने वाला है और सत्ता पक्ष क्या कुछ कर रहा है। राहुल गांधी अपनी गति से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और राहुल गांधी के ऊपर थ्रेट भी है। इस बीच हाथरस की घटना घट गई और कल राहुल गांधी वहां जाने वाले हैं। दूसरी तरफ भारत को वर्ल्ड कप में और T20 वर्ल्ड कप में विजेता के रूप में भारत उभर के आया एक लंबे अंतराल के बाद और आज एक लंबी या कहें तो बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बड़ी तादाद में लोग स्वागत कर रहे हैं भारतीय टीम का मरीन ड्राइव मुंबई में और वहाँ भीड़ बहुत है। अब ये प्रशासन को देखना चाहिए कि इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि हाथरस की घटना घट चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों डरे सहमे हैं? लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसका जिक्र बार बार करना चाहिए, आने वाले समय में हम करेंगे, क्योंकि लिंचिंग की घटनाएं अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के साथ बढ़ गई हैं, पलायन की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये चिंता का विषय है इस चुनाव के बाद से। और कई जगह, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जो अच्छी नहीं है, या मध्य प्रदेश हो जो अच्छी नहीं है। ये डरावनी है और इस पर रोक लगनी चाहिए। काश नरेंद्र मोदी कहते कि मैंने इस चीज के लिए कि लिंचिंग पर रोक लगे, इसके लिए खुली छूट सब इस देश के प्रशासन को दे रखी है तो बेहतर होता। जांच एजेंसी को उन्होंने दे रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अतुल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी और साथ में जुड़े थे 2 और साथी प्रोफेसर रविकांत जी और प्रेम कुमार जी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए बहुत सारी बातें आप लोगों की पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। संजीव सैनी साहब हैं, श्री किरण जे हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ निशित